अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बासित जतोई। नाजरीन, 1962 को स्पार्को पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी अपना पहला स्पेस रॉकेट लॉन्च करती है, रहबार 1। बड़ा रात दिन काम करने के बाद 7 जून 1962 को पहला पाकिस्तान का साइंटिफिक रॉकेट लॉन्च हुआ। फिर 1962 से लेकर 1970 तक पाकिस्तान 200 से ज़्यादा अपने स्पेस रॉकेट लॉन्च करता है। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही होती है। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी दुनिया की 10वीं स्पेस एजेंसी थी और एशिया की तीसरी ऐसी स्पेस एजेंसी थी जिसने स्पेस को टच किया था। फिर वक्त आता है 1970 और शुरू होता है डाउनफॉल ऑफ स्पार्को। फिर पाकिस्तान की स्पार्को पर इतना बुरा वक्त आता है कि पाकिस्तान दुनिया की टॉप 50 स्पेस एजेंसीज में भी पाकिस्तान का नाम नहीं आता। फिर वक्त ऐसा आता है, आज ऐसा वक्त है कि पाकिस्तान के पास अपना खुद का स्पेस लॉन्चर भी नहीं है। और दूसरी जानिब इंडिया, जिसने अपना पहला मिशन पाकिस्तान के 6 साल बाद शुरू किया था, इसरो, वो आज चांद पर पहुंच चुका है और वो उसकी स्पेस एजेंसी दुनिया की टॉप 5 स्पेस एजेंसीज में से एक है। ऐसी क्या वजह बनी कि पाकिस्तान के बाद बनने वाली स्पेस एजेंसी दुनिया की टॉप 5 स्पेस एजेंसीज में से एक है? ऐसी क्या वजूहात बनी कि स्पार्को आज डाउनफॉल का शिकार है? इसकी तारीख क्या है और ये कैसे बनी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बड़ा रात दिन काम करने के बाद 7 जून 1962 को पहला पाकिस्तान साइंटिफिक रॉकेट लॉन्च। 1955 जब दुनिया में कोल्ड वार चल रही होती है तो अमेरिका अनाउंस करता है कि वो अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करेंगे, जिसके कुछ दिनों बाद सोवियत यूनियन भी अनाउंस करती है कि वो भी अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करेंगे। लेकिन फिर वक्त आता है अक्टूबर 1957 जब रशिया दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करके दुनिया का पहला ऐसा मुल्क बन जाता है जिसने स्पेस को टच किया। ये सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक 1। has launched the world's first satellite, Sputnik. इसको लॉन्च करते ही सोवियत यूनियन यूएसए को स्पेस रेस में पीछे छोड़ देता है। लेकिन रशिया यहीं पर नहीं रुकता। इसके ठीक 1 महीने के बाद रशिया स्पुतनिक 2 के नाम से एक दूसरा स्पेस रॉकेट लॉन्च करता है। स्पुतनिक 2 की ख़ास बात यह थी कि इसमें एक कुत्ता भी शामिल था। इसका नाम था लाइका। इसी वजह से यूएसए के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी नासा को एक मिशन देते हैं जिसका मकसद इंसानों को चांद पर पहुंचाना होता है। इसी मकसद को पूरा करने के लिए नासा के साइंटिस्ट को इंडियन ओशन पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन की डेटा की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से यूएसए को 26 इंडियन कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ता है। इन 26 इंडियन कंट्रीज़ में से एक मुल्क होता है पाकिस्तान। इसी वजह से अब्दुल सलाम की मेहरबानी और विजनरी सोच की वजह से 1961 में स्पार्को लॉन्च होती है, यानी कि स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च कमीशन। फिर 1962 से 1970 तक पाकिस्तान की स्पार्को बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही होती है। लेकिन फिर वक्त आता है 1970 जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो काबिल साइंटिस्ट से स्पार्को की एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आर्मी के ऑफिसर को दे देता है। इसके बाद फंड्स में कमी आ जाती है तो स्पार्को की प्रोग्रेस लो हो जाती है बजट की कमी की वजह से। 1965 और 1971 की जंगों के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पूरा ध्यान न्यूक्लियर पावर कंट्री में लग जाता है, जिसके बाद स्पार्को को कम्प्लीटली इग्नोर करना शुरू कर दिया जाता है, जिसके बाद स्पार्को तबाही का शिकार हो जाती है। और आज अगर इसरो के साथ स्पार्को को कंपेयर किया जाए तो स्पार्को का एनुअल बजट है $3.6 मिलियन, जबकि इसरो का एनुअली बजट है $1.9 बिलियन। जब हमारे सियासतदानों को इस तरफ ध्यान देने का कहा जाता है और चांद पर अपने पहुंचने की प्रोग्रेस के बारे में पूछा जाता है
तो आगे इन सियासतदानों का जवाब आता है। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की ज़रूरत। चांद जो है वो नज़र आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। सवाल ये उठता है कि वाकई इंडिया को कोई ज़रूरत नहीं थी चांद पर जाने की। अगर मैं सिर्फ ग्राउंड पॉइंट्स की बात करूं, अगर इंडिया चांद पर पहुंचा है तो ये इस बात की निशानी है कि उनके पास टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है, उनके पास रिसर्च एंड साइंस है। इसके बाद अगर उन्होंने चांद का मिशन मुकम्मल किया है, सक्सेसफुल किया है, तो इसके बाद इंटरनेशनल कोलैबोरेशन आएंगे, जिसकी वजह से उनकी स्पेस एजेंसी मज़ीद तरक्की करेगी और आने वाले वक्तों में ये इस तरह के कई मिशन सर अंजाम देंगे। इसके बाद इनकी एजुकेशन की एडवांसमेंट होगी, टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे और टूरिज़म इंक्रीज़ होगी। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो स्पेस एजेंसी, स्पेस डेवलपमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन ये बात हमारे सियासतदानों को कैसे समझ आएगी? मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।